हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। राइट? यस मैम, हम लोग सब एकदम एब्सोल्युटली ठीक है। हमने गाइस अभी तक इलिस्ट्रेशन नंबर 33 तक हम लोगों ने देख लिया था। कल हमने देखा था इसके प्रीवियस लेक्चर में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके प्रोविजंस हमने देखे थे एंड रिगार्डिंग उसके जो भी इलिस्ट्रेशन है वो हमने सॉल्व किए थे एक्सेप्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 31। बस यही एक इलिस्ट्रेशन है जो अभी हमारा बचा हुआ है। इजी है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर एक बार आपको निकालते आ गए तो ये इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। और मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपने इसके पहले के सारे इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, आपने वो एक बार ट्राई किए हैं खुद से सॉल्व करने के लिए, और जो भी होमवर्क मैंने दिया है वो भी आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, ये चीजों को कंसिडर करके ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। आज हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, फिर हम मूव करेंगे इन डिबेंचर्स। फिर हमको कहाँ जाना है? डिबेंचर्स के अंदर जाना है। हमको मूव करना है इलस्ट्रेशन नंबर 31 एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू इट। क्या लिखा है देखो, द बैलेंस शीट ऑफ पिक्सल लिमिटेड एज ऑन 31st December इज गिवन बिलो। 31st December की बैलेंस शीट दी है पिक्सल लिमिटेड की। क्या क्या दिया है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स दिया है। इसका मतलब हमने एक प्रोविजन देखा था रिडम्पशन के टाइम हम उसी शेयर्स को रिडीम करते हैं जो फुल्ली पेड अप है, यानी जो शेयर्स के ऊपर कॉल पे नहीं किया, जिसके ऊपर कॉल्स इन अरियर्स है, वो शेयर्स हम रिडीम नहीं करेंगे। यानी ये 4 जो है अमाउंट इन लैक्स है, यानी ये जो लिखा है इसके सामने लैक्स है, यानी 100 के सामने लैक, वो हो गए आपके 1 CR। ठीक है, तो इन लैक से अमाउंट, जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बोला, जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसी टाइप से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, तो आंसर गलत होने के चांसेस बहुत 20 to 30% रिड्यूस हो जाएंगे। एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व्स, P&L एंड क्रेडिटर्स, और इधर फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक डेटर्स एंड बैंक बैलेंस आपको दिया है। क्या लिखा है देखो, ऑन 1st Jan फिक्स्ड असेट कॉस्टिंग ₹40 lakhs वेयर सोल्ड फॉर 32 lakhs। यानी हमने क्या किया, 40 लाख का जो असेट था, ये जो 140 का असेट दिख रहा है, इसमें से 40 लाख का असेट हमने सोल्ड आउट किया, और कितने में सोल्ड किया? 32 लाख में सोल्ड किया। यानी यहाँ पर हमको लॉस हुआ है 8 लाख, और वो 8 लाख का लॉस हम कहाँ डालेंगे मैम? हम P&L से उसको रिड्यूस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट से। ठीक है, तो P&L का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा by debiting loss in the P&L account. It was decided that on 1st February company issue sufficient number of equity shares। देखो, number of equity shares नहीं दिए हैं, you have to calculate sufficient number of equity shares at par। आप रिडम्पशन करोगे तो एट पार करो, यही बोलना है, एट पार सो एज टू फिनांस द रिडम्पशन। आपको रिडम्पशन करना है तो रिडम्पशन के लिए जितना पैसा लगने वाला है आपको, वो पैसा आप कहाँ से कलेक्ट करोगे? तो बोले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करो, उससे जो फंड कलेक्ट होगा उससे आप क्या करो? रिडम्पशन करो। बट कितने शेयर इशू करना है वो आपको कैलकुलेट करना है। एंड टू लीविंग अ बैलेंस ऑफ 10 लाख इन द रिजर्व। आप रिजर्व भी यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, पर एक कंडीशन क्या है? रिजर्व के अंदर 10 लाख का बैलेंस रखो। तो देखो, ये रिजर्व के अंदर ना अभी कितना बैलेंस है? 30 लैक्स का। ठीक है, और हमको रखने को बोला है 10 लाख का। इतना बैलेंस मेंटेन करो, यानी ये 20 लाख का बैलेंस आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा उनका कहना है। आगे देखो, ऑल द पेमेंट्स वेयर मेड एक्सेप्ट टू द होल्डर ऑफ 10,000 शेयर्स हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड। ये वाला सेंटेंस हमने कल भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि 10,000 जो शेयर्स है वो ट्रेस आउट नहीं हुए। ट्रेस आउट नहीं हुए इन द सेंस कि कंपनी उनके लिए प्रोविजंस तो बना के रख ली है कि जब भी वो ट्रेस्ड होंगे, ट्रेस नहीं होना यानी मिल रहे नहीं, वो मिल नहीं रहे हैं कि ऐसे कौन से शेयर होल्डर्स है जिन्होंने ये 10,000 शेयर्स परचेस किए हैं। तो वो 10,000 शेयर्स हम शेयर होल्डर हमको जिस दिन भी मिल जाएंगे, हम उनको क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। The company also made bonus issue to the existing equity shares in shareholder in the ratio of 1 share for every 10 sharehold। 1:10 यानी 1 शेयर, 10 शेयर जिसने होल्ड किया है उसको 1 शेयर।
1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स होल्ड। ऑन 31st December, कब बोनस इशू किया? 31st December को। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसमें एक सेंटेंस नहीं लिखा है। रिडम्पशन इज मेड, redemption is made at a premium of, made at a premium of, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मैम ये आपने क्यों लिखा? क्वेश्चन में तो नहीं दिया था। ये देखो उन्होंने जो आंसर सॉल्व किया है ना वो प्रीमियम पे सॉल्व किया है। प्रीमियम 20% लेकर उन्होंने सॉल्व किया है, तो हम भी एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऐसा लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्टेटमेंट कहीं दिया नहीं है, बट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ही लिया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं कि हमको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करना है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करना है उसके लिए हम बना लेते हैं एक वर्किंग नोट। इलस्ट्रेशन नंबर 31। ठीक है, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, एक काम करो, डायरेक्ट निकालते तो आएगा नहीं इशू, पहले रिडम्पशन निकालना पड़ेगा कि रिडम्पशन के लिए कितना फंड अवेलेबल है और कितना हमको रेज करना है बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। तो लिखो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, हमको प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन निकालना है। तो 3 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, नंबर, रेट, अमाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, क्या रेट के हैं? प्रेफरेंस शेयर का रेट दिया नहीं है, डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए हैं? प्रेफरेंस शेयर आपको 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो लिखेंगे उन्होंने 1 लाख को 100 लिया है। देखो अगेन बार बार बता रही हूँ कि जितने उन्होंने इन लैक्स अमाउंट लिखी है तो हम भी इन लैक्स ही लिखेंगे। तो कितने लिखे हैं वहां पर? ये 100 है, 100 लैक्स है, तो ये भी हम ऐसे ही लिखेंगे 100 लैक्स। 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो अमाउंट कितनी हो गई? 1 करोड़। यहाँ पर लिख लो अमाउंट इन लैक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स। कितने हैं कॉल्स इन अरियर्स? दिया है हमको 20,000, 20,000 शेयर्स जिनका प्राइस दिया है 4, राइट? हाँ, ठीक है, लिखेंगे। वो मिस्टेकन अमाउंट है, हमारा आता कितना है देखो आप, कॉल्स इन अरियर्स 20,000, 20,000 है, 0.20 एट अ रेट ऑफ 100, इतना ही रहेगा कॉल्स इन अरियर्स। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 20। समझ में आया? इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 80। अब 80 आ गया, इसको आपको एट अ प्रीमियम करना है। क्या करना है? एट अ प्रीमियम। तो यहाँ लिखोगे प्रीमियम एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 80 का 20% कितना आता है? कैन आई राइट डायरेक्टली 16? तो टोटल रिडम्पशन कितना?
अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना 96 लाख, दैट इज 9 करोड़ 60 नहीं 96 लाख, 9 करोड़ नहीं 96 लाख। ठीक है, अब इसको अरेंज कैसा करेंगे? ये 96 लाख को हमको उन्होंने बोला है कि 2 पार्ट में आपको करना है। इसके लिए आप रिजर्व यूज कर सकते हो, इसके लिए आप फ्रेश इशू कर सकते हो। ठीक है, रिजर्व कितना है हमको बोला है, उन्होंने क्या बोला है कि ये जो रिजर्व है 30 का, इसमें से 10 का बैलेंस रहने दो, बचा हुआ आप यूटिलाइज कर लो। तो कितना बैलेंस रखेंगे हम? 10 का बैलेंस छोड़ के फिर कितना यूज करेंगे? 20 हम आउट ऑफ रिजर्व। तो मुझे बताओ फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा? फ्रेश इशू ये 96 है ना, ये 96 के अंदर पहले तो 1 मिनट रुक जाओ, ये 96 में 2 चीजें हैं। क्या क्या है इसमें? एक कैपिटल है और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम है। कैपिटल कितना है? 80 और आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है 16। अभी अलग अलग क्यों लिखा है ये आपको पता है कि कैपिटल रेज करने के लिए इक्विटी शेयर इशू करेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कहां से पे ऑफ करेंगे? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम अदर रिजर्व्स एंड P&L यूज करेंगे। तो ये 80 है, ये 80 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। एक तो आप रिजर्व में से पेमेंट कर सकते हो कैपिटल का, और फ्रेश इशू। रिजर्व है आपके पास 20, तो आप फ्रेश इशू कितना करोगे? 60 लाख का। 60 लाख के आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर्स इशू करोगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां से पे करेंगे आप? देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है क्या? हाँ है मैम, 15 है। हमको पेमेंट कितना करना है? 16 का। तो बचा हुआ कहां से करेंगे आप? P&L के 15 में से। ठीक है, 16 को पहले आप पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज करेंगे जिसका बैलेंस है 15, एंड बचा हुआ आप लेंगे P&L से 1 लाख रुपीज। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया। अब हम फ्रेश इशू कर रहे हैं कितना? 60। फ्रेश इशू है 60 लाख का। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट, पेमेंट करना है तो कैसा करेंगे? इसके अंदर ही मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे को इशू तो मिल गया है कि 60 लाख का फ्रेश इशू करना है। अब साथ ही साथ हम पेमेंट भी निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर को आपको पेमेंट करना है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने करने वाले हो आप? मैम 80,000। कैन आई राइट 0.80? यस, 80,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को आपको पेमेंट करना है। ठीक है, आपको नॉट ट्रेस आउट शेयर होल्डर्स, नॉट ट्रेस आउट कितने नहीं मिले आपको? क्वेश्चन में दिया है कितने ट्रेस आउट नहीं हुए? 10,000। 10,000 शेयर्स कुड नॉट बी ट्रेस्ड। लेस कर दो 0.10। कितने शेयर होल्डर्स अवेलेबल है? अवेलेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और रेट ऑफ रिडम्पशन क्या है? रेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने पे कर रहे हो आप? 100 का शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कितने में रिडम्पशन कर रहे हो? 120। कितना अमाउंट आ रहा है बताइए? 84 लाख आ रहा है। यस, ये हो गया आपका पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, लगे हाथ हम बोनस का भी वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हम डायरेक्टली मूव करेंगे किधर? जर्नल एंट्रीज के लिए। थर्ड वर्किंग नोट आपका
क्या है थर्ड वर्किंग नोट? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू। क्या बोला बोनस शेयर के लिए? मैम बोनस शेयर के लिए बोला कि 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड। कितने शेयर्स हेल्ड करके रखे? 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितने हैं? 10 लाख है। नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू एट 1:10। कितने हैं? 1 लाख है कि 10 लाख है? 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 कितना आ रहा है? 1 लाख। कैन आई राइट डायरेक्टली 1 लाख? ठीक है, एट ₹10, सॉरी, हाँ 10 लाख डिवाइडेड बाय ₹10। तो ये कितने आएंगे आपके? बोनस शेयर का अमाउंट कितना आएगा? 10 लाख, और यू कैन राइट इट एज 10। एक मिनट, राइट इट एज 10। ठीक है, 10 lakhs। हम अमाउंट इन लाख लिख रहे हैं। आप समझ में आया क्या ये? हाँ मैम समझ में आया। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। अब हमको बहुत इजी हो जाएगा, हमारी सारी वर्किंग नोट्स रेडी है। अब आप फॉर्मेट बनाओगे किसका? जर्नल एंट्री का। नाउ वी विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। हेडिंग डालिए जर्नल एंट्रीज। आप लोग लिखिए, थोड़ा सा पेन का और टैप का प्रॉब्लम आ रहा है, तब तक के आप लिखिए जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्री लिखिए। पहली एंट्री लिखेंगे हम सेल ऑफ असेट, फिक्स असेट। हमने पहली एंट्री देखी कि फिक्स असेट सेल आउट की है। 40 लाख की फिक्स असेट है जो 32 लाख में सेल आउट की, यानी 8 लाख लॉस के अंदर हमने वो असेट को सेल किया है। तो एंट्री क्या आएगी उसकी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने पैसे आए? 32 लाख रुपीज। हमने सेल कितने में की? हमने सेल आउट कितने में की? 32 लैक्स में। और कितने की थी वो असेट? 40 लैक्स की असेट थी वो। तो आपको लॉस कितना हुआ? 8 लाख का। तो डेबिट क्या होगा? P&L अकाउंट। तो पूरी एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट अकाउंट। बैंक अकाउंट में जाएगा 32 लैक्स, P&L में जाएंगे आपके 8 लाख, एंड फिक्स असेट में जाएंगे आपके 40 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर्स इशू की। हमने निकाले हैं इक्विटी शेयर्स इशू। थोड़ा सा टैबलेट हैंग हो रहा है। ठीक है, ये पहली एंट्री सेल ऑफ फिक्स असेट की। अब हमने ऊपर वर्किंग नोट में निकाला कि नंबर ऑफ, यार पता नहीं आज क्या हो गया टैबलेट को। हमने एंट्री निकाली थी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम कितने इशू करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे आए थे 60 लैक्स के। हमने देखा था कि 60 लाख कैसे आया था हमारा? आई ट्राई टू स्टार्ट इट अगेन। 60 लाख के इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए थे। देखो यहाँ पर फ्रेश इशू आया था हमारा 60 लाख का, राइट। हमने ये निकाले थे कि 60 लाख के हमको फ्रेश इशू करना है। तो फ्रेश इशू की एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और डायरेक्टली 60 लाख। यहाँ पर हमको इशू की एंट्रीज नहीं करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल ऐसा हमको नहीं करना है। डायरेक्टली फर्स्ट फ्रेश इशू की एंट्री करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल को, देखो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिया है, अदरवाइज हम पहले क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आप दो एंट्री भी पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 60 लाख एंड देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। आज पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है।
ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग ओरल ही जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन के, और ये सेशन हम यहीं पे फिनिश कर देंगे। और इसका आगे का जो डिबेंचर का सेशन है या जो न्यू टॉपिक है डिबेंचर, हम वो न्यू लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर, शायद बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसके वजह से कुछ तो भी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो हम ये सेशन सिर्फ जर्नल एंट्री डिस्कस करके फिनिश कर देते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे विद द डिबेंचर्स। ठीक है, तो हमारी थर्ड एंट्री चल रही थी इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने इशू कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने के बाद आपके पास सफिशिएंट फंड अरेंज हो गया है, जो हमने देखा है। ठीक है, हमारे पास 60 लाख का फंड हमने अरेंज कर लिया है। अब अमाउंट सीआरआर में जो ट्रांसफर करना है, तो आप ये 20 तो रिजर्व में के ट्रांसफर करोगे ही, प्लस हमको बोनस भी इशू करना है। और बोनस हमको इशू कितने का करना है, तो हमने वो देखा था बोनस की एंट्री में कि हमको 10 लाख का बोनस इशू करना है। तो बोनस इशू करने के लिए आपके पास बैलेंस कितना अवेलेबल है, तो आपके पास बैलेंस रिजर्व में 10 लाख है, बट अकॉर्डिंग जैसे आपके ये क्वेश्चन में बताया गया है कि हम सीआरआर में से बोनस इशू कर सकते हैं, तो पहले पी एंड एल में जो बैलेंस बचा हुआ है, बचा हुआ इन द सेंस, पहले देखो पी एंड एल में 15 लाख का बैलेंस था, राइट, उसमें से 8 लाख रुपीज रिड्यूस हो गए बाय सेल ऑफ फिक्स सेट, तो कितने बचे हमारे पास, सिर्फ 7 लाख। और उसमें से भी हमने 1 लाख यूज किया है, कहाँ यूज किया, यहाँ पर, यहाँ पर पी एंड एल हमने यूज किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर, प्रीमियम पे करने के लिए ऑन रिडम्पशन। तो अब हमारे पास पी एंड एल में सिर्फ कितना बैलेंस बचा है, 6 लैक्स का, सॉरी, हमारे पास पी एंड एल में बैलेंस बचा है 6 लाख का। और जनरल रिजर्व में से हम यूटिलाइज करेंगे कितना, 20 लैक्स, जो हमको कहा किस लिए यूज करना है, फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। तो सिर्फ अगर 20 लाख यूज कर रहे हो तो भी चलेगा, या बचा हुआ पी एंड एल का 6 लाख भी अगर आप लेके सीआरआर को ट्रांसफर कर रहे हो, एंड देन टोटल सीआरआर का बैलेंस यूटिलाइज कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर, इस तरीके का आंसर आपको मॉड्यूल में दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या जैसा हम करते हैं रिजर्व को 20 लाख ट्रांसफर कर दो और फिर वो सीआरआर यूज करो फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर, तो भी चलेगा, क्योंकि बोनस शेयर हम 10 लाख के ही यूज कर रहे हैं और सीआरआर में बैलेंस कितना है, 20 लैक्स का। ठीक है, तो सीआरआर की एंट्री आप पास करोगे, इशू ऑफ बोनस शेयर की आप पास करोगे, और रिडम्पशन की एंट्रीज आप पास करोगे। पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हमने सारी एंट्री, सारी अमाउंट्स हमने कैलकुलेट करके रखी है ना। हो गया क्या, ये लोड हो गया ऐसा दिख तो रहा है। देखो, जब तक कि ये हमारा साथ देता है तब तक के हम लोग एंट्रीज पास करते हैं, जहां पे इसने हमारा साथ छोड़ दिया वहां पर हम सेशन को क्लोज कर देंगे, और फिर हम डिबेंचर का सेशन हम न्यू सेशन में स्टार्ट करेंगे। न्यू टॉपिक ऑफ डिबेंचर हम न्यू सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की। तो शेयर्स की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 60 लैक्स, 60 लाख। और अब इसको ट्रांसफर करेंगे हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 60 लाख, 60 लाख। ठीक है, फिर हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे सीआरआर को। तो पहले हम रिडम्पशन की एंट्री पास करेंगे एंड देन अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम सीआरआर को। तो रिड्यूस करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, लिखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो एट द रेट ऑफ 20%, तो लिखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट।
कितना कर रहे हैं हम 80 का रिडम्शन कर रहे हैं, 16 हमारा प्रीमियम है और टोटल हो रहा है हमारा 96। 80, 16 एंड 96 लैक्स। मैं ज्यादा मूव नहीं करूंगी, फिर से वो हैंग हो जाएगा तो जर्नल एंट्रीज रह जाएगी, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, ये रिडीम्शन जो कर रहे हैं ये कैपिटल का हम सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो ये 80 में से हमको पता है 60 का फ्रेश इशू है, तो सीआरआर कितने का क्रिएट होगा, ओनली 20 लैक्स का, ठीक है। तो करो, सीआरआर कहाँ से क्रिएट करेंगे, जनरल रिजर्व में से। जनरल रिजर्व 30 लाख का था, उसमें से 10 का बैलेंस रखना है, तो 20 लाख हम यूज करेंगे। लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 20 लैक्स 20 लैक्स, ठीक है। जो फ्रेश इशू छोड़ के बचा हुआ अमाउंट होता है वही सीआरआर को जाता है। फिर प्रीमियम एडजस्टमेंट, प्रीमियम कहाँ से पे कर रहे हो आप, एक आप प्रीमियम पे कर रहे हो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, 15 लाख। बचा हुआ कहाँ से लेना है, पी एंड एल अकाउंट में से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, प्रीमियम ऑन रिडम्शन 16 लाख, ठीक है। अब हम इशू करेंगे बोनस। बोनस शेयर हमने निकाले थे, कितने के बोनस आए थे हमारे, 10 लैक्स के बोनस, 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। अरे यार ऊपर नीचे हो गई सारी एंट्रीज। ठीक है, बोनस की एंट्री पहले ये पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट भी निकाला हमने वर्किंग नोट में, कितना निकला था हमारा पेमेंट, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 84 लैक्स, है ना। हमने रेट ऑफ रिडम्शन और कितने ट्रेस आउट नहीं हुए वो सब निकाल के हमने निकाला था, तो हमारा पेमेंट टू शेयर होल्डर्स आ रहा है 84 लैक्स, 84 लैक्स 84 लैख, ठीक है। अब हमारी एंट्रीज बची है सिर्फ बोनस की, तो करो बोनस की एंट्रीज। सबसे पहले बोनस इशू करने के पहले आपको रिजर्व यूटिलाइज करना पड़ेगा, और हमारे पास सीआरआर का बैलेंस है जो हमने रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे क्रिएट किया, और हमको पता है वी कैन यूज सीआरआर फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो सीआरआर का बैलेंस हम यूज करेंगे, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और सीआरआर का बैलेंस कितना है आपके पास, 20 लैक्स का, उसमें से कितना यूज करेंगे आप, 10 10, एंड देन आप पेमेंट कर दोगे किसको, बोनस, बोनस टू शेयर होल्डर्स। और कैसे करोगे आप, इक्विटी कैपिटल को बढ़ा के। कैसे करते हैं हम इसको, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व जिसे कहा जाता है, इक्विटी कैपिटल को आप इंक्रीज कर रहे हो विदाउट रिसीविंग अ सिंगल रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 10। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर थोड़ा सा जो लैग हो रहा है, जो अटक रहा है स्क्रीन, वो बिकॉज ऑफ ओनली एनवायरमेंटल इश्यूज, तो थोड़ा सा आप वीडियो को कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। आप प्रॉपरली देखकर कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट
P&L अकाउंट डेबिट, ये ऑटोमेटिकली चला गया है, बट आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। हमने वर्किंग नोट्स देखी थी, वो तो बहुत प्रॉपर आई थी आपकी, ठीक है। आपके मॉड्यूल के अंदर आंसर कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया है, उन्होंने बचा हुआ जो P&L का बैलेंस है वो CRR को ट्रांसफर कर दिया और टोटल CRR के बैलेंस में से बोनस इशू किए। ये कब अगर हम करते थे, जब हमारे को CRR की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। अभी हमारे पास बोनस हमको इशू करना है 10 लाख का और हमारे CRR में ऑलरेडी 20 लाख का बैलेंस है, तो वी डोंट नीड एनी अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, है ना। हमको कोई भी अमाउंट CRR में अभी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जितने के बोनस इशू करने हैं उससे ज्यादा का बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर नहीं होता तो हम P&L का बचा हुआ बैलेंस भी इसमें ट्रांसफर करते, जैसे आपके मॉड्यूल में किया है, ठीक है। इसीलिए हम ये जैसा मॉड्यूल में P&L बनाया है और रिमेनिंग बैलेंस बनाया है वो हमने नहीं किया, हमने डायरेक्टली CRR से अमाउंट ट्रांसफर कर दी बोनस इशू करने के लिए, ठीक है। और बाकी अब आप अच्छे से, मुझे लगता है कि अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार जर्नल एंट्रीज को आप देख लो, पहले हमने डिस्कस भी कर लिया, टेक्निकल एरर की वजह से डिस्कशन भी हुआ, फिर बाद में हमने लिख कर भी देख लिया, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा टैबलेट साथ दे रहा है, तो हम इसी सेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट। एक बार आप देख लीजिए ये कि आपने प्रॉपर लिखा है क्या इसको। जर्नल रिजर्व के 20 कैसे आए, CRR को कैसे ट्रांसफर किए, अब हमने ये बहुत अच्छे से देखा है। यही रिडम्पशन की एंट्रीज डिबेंचर में भी है, पर डिबेंचर में कुछ चीजें और एडवांस है, ठीक है। ये एंट्रीज भी देख लीजिए। समटाइम्स इट में हैपन कि सम टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं और हमको बहुत देर तक बैठना पड़ता है। इतना लेक्चर सेशन, अभी जो 30 मिनट्स का सेशन रिकॉर्ड हो चुका है, इसके लिए मैं लास्ट 1 से 1.5 घंटे से बैठी हूँ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एरर्स है एंड नथिंग एल्स। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है डिबेंचर इशू एंड रिडम्पशन। आई होप कि आप सब अपना मॉड्यूल साथ में लेके बैठते हो। मॉड्यूल आपकी आंखों के सामने होता है तभी आप लेक्चर देखने बैठते हो। जब भी क्वेश्चन में रीड आउट करती हूँ तो आप मॉड्यूल में हाईलाइट करते हो, मॉड्यूल में वर्किंग नोट्स तुरंत बनाते हो। जो हम आंसर की वर्किंग नोट्स बनाते हैं वो तो आप नोटबुक में, आपके रजिस्टर में बनाते ही होंगे, बट जब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तब जो छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ वो वहीं पे लिख लेनी होती है, ताकि आपको बाद में समझने के लिए वो इजी हो जाए। चलो, हमारा न्यू टॉपिक है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर, अब ये नथिंग बट द डिबेंचर। डिबेंचर्स क्या है? ये आपका ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है फॉर द पर्पज ऑफ बोरोइंग, टेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, टेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। डिबेंचर कब इशू करती है कंपनी? जब कंपनी को एक्सपांशन करना है, कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है और वो फाइनेंस कंपनी को कलेक्ट करना है, तो कंपनी ऐसे टाइम पे क्या करती है? जनरल पब्लिक से लोन लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू करती है? डिबेंचर्स इशू करती है, जिसके ऊपर दिया जाता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर के ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो भी फिक्स होता है एट अ फिक्स टाइम। इसका मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स होता है, मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स होता है। डिबेंचर जब इशू करते हैं तभी कंपनी बता देती है कि ये 5 साल के लिए इशू करने वाली है, 10 साल के लिए इशू करने वाली है, या अदर कोई पीरियड, और ये भी बता देती है कि ये फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम मतलब, फिक्स टाइम यानी जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो फिक्स्ड है। फिक्स टाइम मतलब 6 मंथली पेमेंट होगा या एनुअल इंटरेस्ट का पेमेंट होगा ऑन डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी लेती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस।
और उसके ऊपर कंपनी क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है, जिससे आपके प्रॉफिट से उसको कोई लेना देना नहीं है। डिबेंचर होल्डर को आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो, आपकी कंपनी में लॉस हो, एट अ फिक्स टाइम कंपनी को जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल ही जाएगा। आपका कंपनी में प्रॉफिट हो, आपके कंपनी में लॉस हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए उसे लोन कहा जाता है। अब डिबेंचर दो टाइप के हो सकते हैं, विथ चार्ज, विदाउट चार्ज, विथ चार्ज एंड विदाउट चार्ज। विथ चार्ज मतलब हो सकता है कि कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है बाय मॉर्गेजिंग और बाय प्लेजिंग और बाय हाइपोथिकेटिंग एनी असेट ऑफ द कंपनी। कुछ गहान जिसको कहा जाता है, कुछ मॉर्गेज जिसे कहा जाता है, कि अपने कंपनी की किसी असेट को मॉर्गेज रख के कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए होंगे। मतलब एक सिक्योरिटी है, डिबेंचर होल्डर को एक सिक्योरिटी है कि अगर कंपनी इज अनेबल टू पे देयर ड्यूज, तो ये असेट है हमारे पास, जो असेट को सेल ऑफ करके जो पैसा आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे और अपने ड्यूज क्लियर कर लेंगे। इसे कहा जाता है विथ चार्ज। एंड विदाउट चार्ज यानी कंपनी किसी भी अपनी कंपनी की किसी भी असेट को मॉर्गेज नहीं रखेगी, इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, उसके अगेंस्ट में फंड कलेक्ट करेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, विदाउट वोटिंग राइट्स होते हैं डिबेंचर्स, विदाउट वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है। एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर कंपनी का हो रहा है, तो मुझे बताओ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डिबेंचर होल्डर को मिलेगी या शेयर होल्डर्स को मिलेगी? बट ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स तो सबसे लास्ट में आते हैं, वो तो कंपनी के ओनर्स होते हैं। ये आउटसाइडर है कंपनी के, जिन्होंने कंपनी की नीड में, कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट थी तब कंपनी को फंड प्रोवाइड करने का काम किया था किसने? डिबेंचर होल्डर्स ने। इसीलिए जब रीपेमेंट की बात आएगी, वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, कंपनी अनेबल है दूसरों के ड्यूज पे करने के लिए, एट दैट टाइम पहला प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? आउटसाइडर। इसे क्रेडिटर कहा जाता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के मेंबर होते हैं, ओनर होते हैं, है ना? वहीं पे डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। दे आर आउटसाइडर्स ऑफ कंपनी, ओनर नहीं है, आउटसाइडर है। तो अगर कंपनी अनेबल है कंपनी के ड्यूज पे ऑफ करने के लिए, तो कंपनी की जितनी असेट है वो सब बेच बाच के जितना भी पैसा आएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आउटसाइडर को दी जाती है एंड देन घर के लोगों को दिया जाता है। ठीक है। ये बेसिक था डिबेंचर का। इशू करने के कुछ टर्म्स है। अगेन, डिबेंचर इशू करना है तो ये ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल होने चाहिए, ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, है ना? ये क्या है? इसका बेसिक है कि इशू ऑफ डिबेंचर के कुछ प्रोविजंस है कि कंपनी डिबेंचर्स कौन से टर्म में इशू कर सकती है, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, ये क्या है? एक लोन इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन लोन इंस्ट्रूमेंट। कंपनी बोरो करती है लोगों से फंड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हम बुक में देख लेते हैं क्या लिखा है डिबेंचर से रिलेटेड। डिबेंचर का थोड़ा बहुत हम थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, डिबेंचर इशू एंड रिडम्पशन में, डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। डेट यानी कंपनी के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है टू पे ऑफ द डेट, वेदर कंस्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द असेट और नॉट। कंपनी अपनी किसी असेट को मॉर्गेज रख के भी डिबेंचर इशू कर सकती है या विदाउट मॉर्गेज भी। अ कमर्शियल डेफिनेशन ऑफ द डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट इन राइटिंग given under the seal of company containing a contract for the repayment of principal sum at a specified date and for the payment of interest usually half yearly at a fixed rate एट until the principal sum is repaid। जब तक के पूरा रिडम्पशन नहीं हो जाता डिबेंचर्स का, तब तक के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स प्राइस क्या होगा? फिक्स टाइम रीपेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा।
It may or may not be give a charge on the asset of a company as a security of a loan. ठीक है. डिबेंचर लाइक अ शेयर इज ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी. शेयर के जैसी ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है. ट्रांसफरेबल, ये किसी को भी ट्रांसफर की जा सकती है एज पर द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी. अब ये देखो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप डिबेंचर कब इशू करते हो. ये वाला पॉइंट क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू. आप डिबेंचर इशू करने के पीछे का आपका मकसद क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है. आप डिबेंचर्स कौन से केस में इशू करते हो, जबकि आपको पता है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, आपका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, तो आप डिबेंचर क्यों इशू करते हो. तो उसके कुछ ऑब्जेक्ट है कि एक तो आपको न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करना है. न्यू प्रोजेक्ट सेट करना है, उसके लिए आपको बहुत सारा फाइनेंस चाहिए, बट उसका टाइम पीरियड लिमिटेड है. देखो, इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग होता है. बट ये जो डेट होती है, जो डिबेंचर्स होते हैं कंपनी के, इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है. जनरली 5 to 10 ईयर्स के अंदर ही कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन कर देती है. तो कंपनी को जब न्यू शेयर्स इशू न्यू प्रोजेक्ट को फिनांस करना है, न्यू प्रोजेक्ट का स्टार्टअप करना है, तब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, ताकि स्टार्टअप होने के बाद जब उसका इनकम शुरू हो जाए ना, तो उसमें से हम रिडम्पशन कर सकते हैं. जब हमको टेम्पररी पीरियड के लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए होता है, बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होती है, एट दैट टाइम कंपनी इशू द डिबेंचर्स. नेक्स्ट, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. जो हमारा करंट बिजनेस है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक तो उसको एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है ना, उसको अलग अलग लोकेशन के ऊपर उसकी ब्रांचेस ओपन करनी है, तब भी हमको, वो भी टेम्पररी पीरियड है, पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, एट दैट टाइम ऑल्सो कंपनी इशू द डिबेंचर्स. नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मॉडर्नाइजेशन. मेरी बिल्डिंग के अंदर एक ही बड़ा सारा रूम था जिसके अंदर मेरी फैक्ट्री चलती थी, बट अब मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और मुझे क्या करना है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत है, मुझे और कंस्ट्रक्शन करना है और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए. दैट टाइम ऑल्सो आई कैन इशू द डिबेंचर. टू अग्यूमेंट लॉन्ग टर्म रिसोर्सेस ऑफ द कंपनी फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कभी कभी मेरा जो कैपिटल है, जो शेयर्स इशू करके या प्रॉफिट अर्न करके मैंने जो कैपिटल अर्न किया है, वो बहुत कम है. वो कैपिटल को इंक्रीज करना है, मेरे रिसोर्सेस को इंक्रीज करना है. क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ डेली वर्किंग कैपिटल. मेरा जो रोज का रूटीन का वर्क है ना, वो करने के लिए भी मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं है. मुझे मेरे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेरे करंट फंड्स को इंक्रीज करना है. एट दैट टाइम ऑल्सो आई कैन इशू द डिबेंचर्स. एंड लास्ट, मर्जर अमालगमेशन अगेंस्ट वही कि एक्सपेंशन करना है इन टर्म्स ऑफ मर्जर, किसी और कंपनी के साथ मर्ज होना है, किसी कंपनी को अक्वायर करना है, कहीं बैंक से हमको और फाइनेंस चाहिए, तो ये सब चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं. एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मॉडर्नाइजेशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और मर्जर एंड अमालगमेशन. ये इंपॉर्टेंट है. आपको डिफरेंस दिया है शेयर्स एंड डिबेंचर का. इजी डिफरेंस है, हम रीड आउट करेंगे फटाफट, जो हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था. ठीक है. शेयर्स एंड डिबेंचर्स. पहला क्या है, डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ ओनरशिप. मैंने बताया शेयर होल्डर क्या है, कंपनी के ओनर्स है. वही डिबेंचर होल्डर क्या है, कंपनी के क्रेडिटर्स है. स्टेटस क्या है, ये ओनर एंड मेंबर है कंपनी के, तो ये क्या है, क्रेडिटर है. अगेन वही पॉइंट. रिटर्न, ये may receive dividend only when company makes a profit. शेयर होल्डर को हम डिविडेंड कब पे करते हैं, जब कंपनी को प्रॉफिट अर्न होगा तभी. कंपलसरी नहीं है कि शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड पे होगा, सेम परसेंटेज से पे होगा. कभी कभी तो सालों हो जाते हैं और कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती. इवन 10 ईयर्स 20 ईयर्स हो जाते हैं और कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती. वो कंपनी की इच्छा. पर डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स टाइम पेमेंट होता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो. इवन कंपनी डज नॉट मेक अ प्रॉफिट, डिबेंचर होल्डर हैज अ राइट टू इंटरेस्ट इवन इफ कंपनी डज नॉट हैव प्रॉफिट. रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड का रेट कुछ डिसाइडेड नहीं है, डिपेंड करता है प्रॉफिट पे. कभी कभी कंपनी 80% तक डिविडेंड दे देती है व्हेन कंपनी मेक्स अ ह्यूज प्रॉफिट. बट डिबेंचर को कितना भी प्रॉफिट हो, उसका रेट फिक्स ही है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. देखो, डिविडेंड का जो पेमेंट होता है ना, ये P&L अकाउंट है आपका. देखो, ये हमारा P&L अकाउंट है.
सपोज, और ये P&L अकाउंट के अंदर यहाँ पर सारी क्रेडिट की एंट्रीज कर ली हमने, सारे डेबिट की एंट्रीज कर ली, और फिर यहाँ पर हमारा निकलता है प्रॉफिट, राइट। थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पर आता है प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता है, एक बार हमने प्रॉफिट निकाल लिया, फिर ये प्रॉफिट में से हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और पेमेंट करते हैं, राइट। इसे कहा जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट के परसेंटेज में से डिविडेंड देते हैं। प्रॉफिट अर्न करने के बाद डिविडेंड पे होता है। बट जो इंटरेस्ट होता है ना, डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये P&L में पहले ही डेबिट हो जाता है। इसको कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट आओ कि लॉस आओ, ये तो पहले ही हमने क्या कर लिया है, पेमेंट कर दिया है। डिविडेंड कब पे होगा, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो ही पे होगा, बट यहाँ पर सम टाइम लॉस भी हो सकता है कंपनी को। इससे डिबेंचर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका पेमेंट पहले ही हो जाता है। बस वही लिखा है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि डिविडेंड इज आउट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के बाद आप डिविडेंड पे ऑफ करते हो, बट डिबेंचर इंटरेस्ट आप चार्ज करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये आपने चार्ज किया है और ये आपने अप्रोप्रिएट किया है, ठीक है। रिडम्पशन, शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अदरवाइज इट इज एन प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का तो रिडम्पशन होने का सवाल ही नहीं आता, वो कब रिपे करेंगे हम, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। पर डिबेंचर्स रिडीम होते हैं, उनका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट है, डिबेंचर होल्डर को कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। वोट कौन करेगा, जो कंपनी का मालक है, जो ओनर है। बाहर के लोगों को थोड़ी राइट्स है कि मेरे कंपनी के डिसीजन में आप कुछ बोल सको। बाहर वाला आके हमको ज्ञान देगा क्या, बाहर वाला आके हमको बातें सुना के जाएगा क्या, नहीं। हमारी गलती पर डांटेगा कौन, हमारा घर वाला। वैसे ही शेयर जो है, शेयर के केस में ही शेयर होल्डर्स को राइट है वोट करने के। डिबेंचर होल्डर बाहर वाले हैं, उनको कोई राइट्स नहीं है कंपनी के इंटरनल मैटर के अंदर कुछ भी बोलने का, डिसीजन देने का, इसीलिए उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये पॉइंट्स MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैनॉट हैव वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट, स्टेटस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पे सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है शेयर होल्डर्स को और फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी में इशू डिबेंचर विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स आइदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। कंपनी शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन देती है कि आप आपके डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज भी हम देखेंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसे कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में। प्रोवाइडेड दैट इशू ऑफ डिबेंचर विथ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स होली और पार्टली शैल बी अप्रूव बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है तो उसके लिए आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। डज नॉट, नो कंपनी इशू कैरिंग वोटिंग राइट्स, ठीक है। सिक्योर डिबेंचर भी कंपनी इशू कर सकती है ऑन द फुलफिलिंग ऑफ सम कंडीशन, ठीक है। कंपनी क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन करने वाली है तो कंपनी को एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, जिसे DRR कहा जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहा जाता है। ये कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है कि श्योरिटी मिले डिबेंचर होल्डर को कि फ्यूचर में हमारा पेमेंट देने के लिए, हमारे ड्यूज क्लियर करने के लिए कंपनी के पास फंड अवेलेबल है, कंपनी DRR में से हमारा पेमेंट कर सकती है। तो श्योरिटी देने के लिए डिबेंचर होल्डर को कि कंपनी के पास इतना फंड अवेलेबल है, कंपनी को DRR एंड DRI, डिबेंचर रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ये दो रिजर्व क्रिएट करने की कंपनी को नीड है, ठीक है। ये जैसे जैसे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, रिजर्व तो हमेशा कहां से बनते हैं, प्रॉफिट में से ही बनते हैं। नेक्स्ट, कंपनी कैनॉट इशू द प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर और इनवाइट द पब्लिक एक्सीडिंग 500 लोगों से ज्यादा
500 लोगों से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती अनलेस एंड अदरवाइज डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी अपॉइंट नहीं करती। डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी जो क्या करता है, मैटर्स को हैंडल करता है रिलेटेड टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की कौन कुछ तकलीफें है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसको सॉल्व करने का काम कौन करता है, डिबेंचर ट्रस्टी। जब तक कि कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करती, अप टू दैट कंपनी सिर्फ 500 तक ही मेंबर्स को इनवाइट कर सकती है कि आओ हमारे कंपनी के डिबेंचर्स परचेस करो। बट अगर कंपनी के पास नंबर ऑफ मेंबर की बात चल रही है, मेंबर्स की, अमाउंट ऑफ डिबेंचर की बात नहीं चल रही, नंबर की चल रही है कि 500 मेंबर के ऊपर कंपनी अनलेस एंड अदरवाइज डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड कंपनी डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। बट अगर कंपनी के पास 501 भी मेंबर हो रहा है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस यानी उनके प्रॉब्लम्स, उनकी डिफिकल्टीज को सॉल्व करेगा। कंपनी शैल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, ठीक है, अगर डिबेंचर ट्रस्टी बोल रहा है कि भाई कंपनी की असेट इनसुफिशिएंट है टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी, तो वो क्या करेगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा कि हे ट्रिब्यूनल, हमारे कंपनी के जो भी शेयर, कंपनी की जो भी असेट्स है वो इनसफिशिएंट है, ये इनफ नहीं है कि हमारे कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स है उनके ड्यूज पे ऑफ करने के लिए, तो आप कुछ उपाय बताइए। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी को केस करेगा। एनसीएलटी को बोलेगा कि हमारे कंपनी के ड्यूज जो है वो सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ द ड्यूज ऑफ द डिबेंचर होल्डर। फिर ट्रिब्यूनल उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा, उसका रिसर्च करेगा, पता करेगा कि क्या प्रॉब्लम है और फिर कंपनी को ऑर्डर देगा कि आपको कंपनी के डिबेंचर होल्डर को उनका पूरा इंटरेस्ट और आपको उनका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम पीरियड बता देगा, इतने टाइम में आपको उनका रिपेमेंट करना है। ठीक है, और अगर ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया और अगर कंपनी फेल हो जाती है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, तो कंपनी को पनिशमेंट है। क्या कंपनी है, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट टर्म विच एक्सटेंड टू 3 इयर्स, कितने साल तक की जेल है, जेल अप टू 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स है। ठीक है, company who is in default made in complying with the order of tribunal, imprisonment term may extend to 3 years और फाइन कितना, 2 लाख टू 5 लाख रुपीस और बोथ। अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कंपनी कॉम्प्लाई नहीं कर रही है तो कंपनी के ऑफिसर्स को, बट ऑब्वियस है कि कंपनी खुद तो जेल में नहीं जाएंगी, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको जेल हो सकती है 3 साल की, फाइन हो सकता है 2 लाख से 5 लाख तक का, या दोनों भी हो सकते हैं, जेल प्लस फाइन दोनों भी। ठीक है, चलो बाकी तो कुछ खास नहीं है। हाँ, ये देखो, कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है जिसका टाइम पीरियड कितना है, रिडम्पशन शॉल नॉट एक्सीड 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर यानी जिसके अगेंस्ट में कंपनी की असेट मॉर्गेज रखी गई है, ऐसे अगर डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी वो 10 साल से ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकती। बट उसका भी एक्सेप्शन है, जैसे हमने कल भी देखा था एक्सेप्शन प्रेफरेंस शेयर का, कि प्रेफरेंस शेयर 20 साल तक के लिए ही इशू कर सकते हैं। उसका एक्सेप्शन था इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो 30 इयर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 इयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डिबेंचर मोर देन फॉर 10 इयर्स, एक्सीडिंग 10 इयर्स के लिए इशू कर सकती है, बट नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, 10 to 30 इयर्स। कौन सी कंपनी, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ही 10 ईयर से ज्यादा के लिए बट अप टू 30 इयर्स क्या कर सकती है, सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकती है। अदर देन दिस कंपनी, कोई भी कंपनी 10 साल से ज्यादा के लिए सिक्योर डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, बस वही लिखा है वो दोनों तीनों पॉइंट के अंदर।
अम, बस ठीक है। ओके, ये बाकी सब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आप रीड आउट कर लेना एस्पेक्ट्स। चलो ठीक है, हो गया। डन डन डन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम जो डिबेंचर का है वो अगर ये इलस्ट्रेशन हम सॉल्व कर ले तो इलस्ट्रेशन नंबर 34, तो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है या बेसिक एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर है वो हमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको लेंदी लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे ये क्वेश्चन को समझने के लिए, बट अगर एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो डिबेंचर्स के रिलेटेड इशू की एंट्रीज, रिडम्पशन की एंट्रीज आपको क्लियर हो जाएगी और फिर बाद में आपको डिबेंचर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफिकल्टीज नहीं आएगी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 34 ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड इट्स रिडम्पशन। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन बहुत छोटा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, और ये ध्यान रखना अनलेस एंड अनटिल गिवन इन द क्वेश्चन की नरेशन नहीं रिक्वायर है, आप जर्नल एंट्रीज के टाइम पे नरेशन लिखोगे। मैंने आपको इसके पहले भी बोला कि नरेशन बहुत कंपलसरी है। कंपनी इशू कर रही है 12,000 1 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, पार पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है, डिस्काउंट पे कर रही है और उसका रिडम्पशन कर रही है, वैसे वैसे दिया है। हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और एक एक एंट्री को पास करेंगे। आपको यहाँ पर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्रीज दी है, 6 पॉइंट है और ये 6 सिर्फ इशू की एंट्रीज है, बट हम साथ में रिडम्पशन एंड पेमेंट ये भी एंट्रीज देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू इशू, रिडम्पशन एंड पेमेंट ऑफ डिबेंचर। चलो एक एक रीड आउट करते हैं और उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज पास आउट करते हैं। फर्स्ट, इशू डिबेंचर एट पार एंड रिडीम एट पार, इशू भी पार में हो रहा है और रिडम्पशन भी पार में हो रहा है। चलो करो इलुस्ट्रेशन नंबर 34, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला क्या बोला है, एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। स्टेटमेंट लिखेंगे आप और फिर सॉल्व करेंगे। इशू एट पार एंड रिडीम रिडीम्ड एट पार। ठीक है, तो पहले इशू की एंट्री पास करेंगे हम। फर्स्ट इशू की हमको बहुत अच्छे से आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना है 12% डिबेंचर्स, 12% यानी वो उसका कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है। लिखेंगे फिर से, इसको प्रॉब्लम आ गया क्या, 12% डिबेंचर अकाउंट कितना बताओ, 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, कितना हो रहा है 1 करोड़। अगेन हम ये अमाउंट इन थाउजेंड्स लिखेंगे, इन थाउजेंड्स, तो अमाउंट आएगी हमारी 10,000, 10,000। ये हो गई आपकी इशू की एंट्री। ठीक है, अब हम करेंगे रिडम्पशन की एंट्री। रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, हमको बहुत अच्छे से आती है, एट पार ही रिडम्पशन है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, सीधी सीधी एंट्री करेंगे। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टेन थाउजेंड एंड फिर पेमेंट की एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, 10,000। ठीक है, ऐसे हम सारी एंट्रीज पास करेंगे और ये पेमेंट
इशू एट पार एंड रिडीम्ड एट पार, दोनों भी एक साथ ही करेंगे। हाँ, दोनों भी पार पे है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। और यहाँ पर ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि कंपनी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती या रिडम्पशन डिस्काउंट में नहीं कर सकती। डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट भी अलाउड है और रिडम्पशन भी अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट, इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। इशू डिस्काउंट में किया बट रिडेम्पशन पार में किया, तो लिखो इशू एट डिस्काउंट कितना? 10% एंड रिडीम REDEEM रिडीम्ड एट पार। तो इसमें इशू की एंट्री ही अलग रहेगी, सिर्फ इशू की एंट्री क्या रहेगी? डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका मुझे बताओ, यहाँ पर आपका प्रॉफिट है कि लॉस है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आपको पैसे कम आएंगे। डिबेंचर इशू कर रहे हो, बैंक में पैसा कम आएगा, यानी आपका लॉस है। तो क्या होगा? वो डेबिट होगा। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% लिखना जरूरी है। 12% उसका होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितने आएंगे? 10% बोला, तो 100 माइनस 10% लिख सकती हूँ मैं। और डिस्काउंट कितना है? 10% यानी ₹10। तो 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 90 ईच एंड 1 लाख डिबेंचर ऑफ 10 ईच, तो कितना आएगा? ये अमाउंट आएगा यहाँ पर 9000, 1000। और डिबेंचर्स में भी कितना अमाउंट जाएगा? उसका नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। अब रिडम्पशन की एंट्री, रिडम्पशन एंड पेमेंट दोनों भी एट पार है। एट पार है यानी सेम एंट्रीज। एट पार है तो पार यानी फेस वैल्यू पे ही पेमेंट होगा, राइट? तो सेम एंट्रीज है, 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कैन आई राइट सेम एज अबव, सेम एज 1, इसके जैसी बी एंड सी, क्योंकि एट पार है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। 10,000 का 10,000 में पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है क्वेश्चन? इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम पे इशू किया यानी कंपनी के लिए तो प्रॉफिट हो गया, कंपनी के पास 10% एक्स्ट्रा आया, कंपनी के लिए प्रॉफिट। यहां लिखो इशू एट 10% प्रीमियम एंड redeemed at par, redeemed at par। फिर इशू की एंट्री। अब ये क्या है? हमारा प्रॉफिट है, हमको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है ऑन इशू, तो प्रॉफिट का क्या, प्रॉफिट को क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। प्रीमियम रिसीव हुआ तो कहाँ ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। चलो करो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। डिबेंचर में हम सिर्फ नॉमिनल वैल्यू डालेंगे और बचा हुआ कहाँ डालेंगे हम? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने पे इशू किया आपने? 10% प्रीमियम पे, तो बैंक में तो पूरे 110 आएंगे, डिबेंचर में 100 जाएंगे और डिस्काउंट में जाएंगे, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे 10 रुपीज। 1 लाख शेयर ऑफ 110, 12% डिबेंचर ऑफ 100 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 10। तो बैंक में कितना आएगा पैसा आपका? 11,000। यहाँ पर जाएंगे 10,000 और ये 1,000 का प्रीमियम, अमाउंट इन लाख। अगेन रिडीम्ड एट पार है,
एट पार है यानी सिर्फ और सिर्फ 10,000 का रिडम्शन है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो क्या होगा ये सेम एज अबव। अगेन यही दो एंट्री यहां पर लिखेंगे हम, रिडम्शन एंड पेमेंट सेम एज वन अबव, क्योंकि रीपेमेंट पार पर है इसीलिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट है, 4 नंबर की क्या है, इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो और रिडम्शन भी प्रीमियम पे ही कर रहे हो, इशू भी प्रीमियम पे कर रहे हो और रिडम्शन भी प्रीमियम पे कर रहे हो, बट पेमेंट 5% प्रीमियम का कर रहे हो और इशू कर रहे हो 10% पे, यानी आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है। और देखो डिबेंचर के केस में एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस के हिसाब से हमको पता है कि हम जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड, हम क्या करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो एक्सपेक्टेड है वो उसको जब हमको लग रहा है कि ये फ्यूचर में होने वाले हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और एक्सपेक्टेड इनकम को हम कुछ भी नहीं करते, एक्सपेक्टेड इनकम एंड गेन इनको हम कुछ भी नहीं करते। तो अब देखो यहाँ पर मुझे पता है कि रिडम्शन जो है ना वो प्रीमियम पे होने वाला है, यानी मुझे फ्यूचर में प्रीमियम पे करना है, यानी फ्यूचर में मेरे लिए लॉस है, 5% मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये 5% प्रीमियम का प्रोविजन मैं जिस दिन इशू करूंगी उसी दिन बना लूंगी, जिस दिन मैं डिबेंचर इशू करूंगी उसी दिन मैं प्रोविजन बना लूंगी कि इतना मुझे लॉस होने वाला है, इतना प्रीमियम मुझे एट द टाइम ऑफ रिडम्शन पे करना है, तो उसका प्रोविजन मैं कभी कब बना लूंगी जब मैं डिबेंचर्स इशू करूंगी। तो इसकी एंट्री कैसे आई, लिखो इशू एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीम at a premium of 10%, at a premium of 5%। तो अब इशू की एंट्री क्या आएगी, इशू की एंट्री क्या आएगी, इशू की एंट्री जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पे इशू किया है, पहले इतनी ही एंट्री पास करो, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम है, प्रीमियम प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना 11,000, 10,000 एंड 1,000, क्योंकि 10% है ये ऊपर सेम एंट्री की हमने पास की है इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है हो गया। अब इसके ही साथ में आपको एक और एंट्री पास करना है, प्रोविजन करना है फ्यूचर में आपको रिडम्शन पे ऑफ करने की, आपको फ्यूचर में क्या करना है रिडम्शन करना है, आपको पेमेंट करना है एट अ प्रीमियम, तो उसकी एंट्री आप पास करोगे ए एंड बी, और उसकी एंट्री क्या आएगी, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू आपको लॉस है, 5% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ऑन रिडम्शन, वो आपका लॉस है तो वो जाएगा लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर, और कितना एट 5%, तो 10,000 का 5% कितना आता है 500, 500, ये हमने प्रोविजन आज ही बना ली, इशू किए थे तभी हमने इसकी प्रोविजन बना ली कि फ्यूचर में मुझे 5% का लॉस होने वाला है क्योंकि मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट इशू के बाद आएगा रिडम्शन,
रिडम्पशन हम कर रहे हैं एट अ प्रीमियम, जैसे हम नॉर्मल एंट्री पास करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे लाइबिलिटी को बाय डेबिटिंग द डेट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। फिर हम पे कर रहे हैं प्रीमियम, और प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है ना, हम पेमेंट कर रहे हैं जिसका प्रोविजन हमने अभी बना के रखा, इशू में ही बना के रखा था। तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर, कितना आएगा यहाँ पर 10,000, प्रीमियम 500 और ये आएगा 10,500। ठीक है, और अब पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री ये तो बहुत इजी है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,500, 10,500। आपके बुक में ये सारी एंट्रीज नहीं दी है, इनफैक्ट ये जो एंट्रीज है ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके बताया है, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए हमने उसको सेपरेट सेपरेट कर लिया है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तरीके से एंट्रीज पास कीजिए ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारा आंसर गलत ना हो। हम कोई सिंगल चांस भी नहीं देना चाहते, हमारा आधा मार्क्स भी कट हो, इसीलिए हम अलग अलग सिंगल सिंगल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर का पॉइंट क्या है, इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो आज तो मैंने पार पे इशू किया, बट रिडम्पशन जो है ना वो प्रीमियम पे है, मतलब मुझे आज पता है कि मैं प्रीमियम पे रिडीम करने वाली हूँ, यानी मैं आज ही ये प्रीमियम का प्रोविजन बना लूंगी एट द टाइम ऑफ इशू ओनली। एट पार पहले तो लिख लो, इशूड एट पार and redeem at premium, redeemed at a premium of 5%, 5% है ना, yes, redeem at a premium of 5%। पहले इशू की एंट्री करेंगे, इशू की एंट्री तो बहुत इजी है, एट पार ही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, एट पार है तो 10,000, 10,000, बट यहाँ पर हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, हम करेंगे लॉस की, जो हमको फ्यूचर में होने वाला है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। हमको 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, तो वो जो 5% है उसका प्रोविजन हम आज ही बना के रखेंगे। तो क्या आएगा उसका, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना 500, 500, और ये प्रोविजन एट द टाइम ऑफ इशू ही रहेगा। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन में डेट्स दी गई है तो आपको ये एंट्री कौन से डेट को करना है, आपको इशू वाले डेट पे ही ये एंट्री करना है। नेक्स्ट रिडम्पशन, रिडम्पशन हमने प्रीमियम पे किया है, तो पहले तो कैप हमारे लाइबिलिटी को रिड्यूस करो, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर हम प्रीमियम देने वाले हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू, क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर, 10,500, 10,500, और पेमेंट की एंट्री
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,500 10,500 कौन सी एंट्री है ये? पेमेंट की। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया। अभी लास्ट पॉइंट हमारा, थक गया हमारा लैपटॉप। क्या है? इशू एट डिस्काउंट। इशू हमने डिस्काउंट पे किया, हमारा लॉस हो गया है ना। हमने डिस्काउंट पे इशू किया बट रिडीम एट प्रीमियम। अगेन 5% प्रीमियम पे हमने रिडीम किया, तो हमारा 2 बार लॉस हो गया। एक तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्काउंट में इशू कर दिया तो भी नुकसान है, और हम रिडीम प्रीमियम पे करेंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे तब भी हमारा नुकसान है। तो लिखो इशू एट डिस्काउंट ऑफ 10% and redeem at a premium of 5%। तो इशू की एंट्री बहुत इजी है, एट डिस्काउंट है, डिस्काउंट लॉस है हमारा, तो वो डेबिट होगा, राइट। चलो करो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे ही डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इनकी एंट्री हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही जाती है। इसका डिस्काउंट, इसका प्रीमियम अलग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। तो बैंक में कितने आएंगे? 10% डिस्काउंट है, यानी बैंक में सिर्फ 90 ही आएंगे, यानी 9,000। डिस्काउंट दिया 1,000 का और टोटल गए 10,000। बट हम रिडम्शन प्रीमियम पे करेंगे तो ये 5% के लॉस की एंट्री भी हम इशू के टाइम पे ही करेंगे। वी क्या ओपन हो गया? अब प्रीमियम जो हम पे करने वाले हैं उसकी एंट्री कर लो। लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना? 500। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे रिडम्शन। रिडम्शन की एंट्री अब तो हमको बाय हार्ट हो गई है। रिडम्शन की एंट्री क्या है? पहले लाइबिलिटी को रिड्यूस करो, 12% डिबेंचर, फिर प्रीमियम पे करो, प्रीमियम ऑन रिडम्शन टू डिबेंचर होल्डर कितना? यहाँ पर 10,500 एंड 10,500, और फिर पेमेंट कर दो डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना पेमेंट करोगे? 10,500 10,500। और ये कौन सी एंट्री है आपकी? पेमेंट की। ठीक है, चलो समझ में आ गया। कोई डाउट है इसमें तो मुझे पूछिएगा। ये पेमेंट की एंट्री है आपकी।
समझ में आ गई सारी एंट्रीज आपको? आपके बुक में सिर्फ इशू की एंट्रीज दी है, पर हमने देखो हर पॉइंट को 3 इसमें तोड़ा है। हमने इशू भी किया, रिडम्पशन भी किया और पेमेंट भी किया। अब इससे रिलेटेड रिजर्व क्रिएट करना है क्या, बैंक में ट्रांसफर करना है क्या, वो सब हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे देखेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक एंट्रीज देखी है। ठीक है, आप लिख लीजिए पहले ये सब। सेम एज आप नहीं लिखोगे, आप एंट्रीज को कंप्लीट करोगे। इसके बाद हम और एक इलस्ट्रेशन देखेंगे और फिर आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। एंड देन कल से हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कल से यानी नेक्स्ट सेशन से। अच्छे से समझ लो कि क्या लिखा है मैंने। ये एंट्रीज अगर एक बार गो थ्रू किए तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा डिबेंचर का, कि इशू के टाइम कैसे दो एंट्रीज, ये दो एंट्रीज मैं बार बार बोल रही हूँ, जो लॉस ऑन रिडम्पशन के टाइम की है, जो प्रीमियम पे करते हैं उसका प्रोविजन हम अभी से बना के रखते हैं, बस वही समझना है। उसका प्रोविजन हमको आज ही बना के रखना है कि फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है। नरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने नरेशन नहीं लिखा। आई होप आप मेरे साथ साथ में भी लिख रहे थे, और जो भी छूट गया था वो आपने अभी कंप्लीट किया, और बचा हुआ आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ टुडेज सेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 35। यहाँ पर हमको देखना है, जैसे हमने शेयर्स अदर देन कैश देखा था, कि हमारे पास कैश नहीं आई, उसके बदले हमने कोई असेट परचेज की, या हमने उसके बदले कोई इनटेंजिबल असेट परचेज की होंगी, तो उसके बदले में हमने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए रेदर देन कैश। हमें कैश नहीं मिली, हमें उसके बदले क्या मिला, असेट मिली। बस उसके बेस ही ये इलस्ट्रेशन है, बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन है, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 35। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश नहीं आई, XYZ कंपनी टुक ओवर असेट ऑफ 230 लाख, 230 रुपए की असेट खरीदी, एंड लाइबिलिटीज ऑफ 30 लैक्स ऑफ PQR कंपनी लिमिटेड। XYZ कंपनी ने क्या किया, PQR लिमिटेड कंपनी जो है उसको अक्वायर किया, उसको अक्वायर कर लिया। ठीक है, ठीक है, उसके साथ मर्ज हो गई या अमालगमेट कर लिया वो नहीं है, उसको अक्वायर कर लिया। और जब अक्वायर किया तो वो PQR कंपनी की असेट्स थी 230 लैक्स की, और लाइबिलिटी थी 30 लाख की। फॉर दिस परचेस, अब वो हमने जब परचेस किया, अक्वायर किया PQR लिमिटेड को, तो हमने कितना पेमेंट किया, हमने 220 लाख रुपए दी। हमने 220 लैक्स दिए उनको, और उसके बदले हमारे पास में क्या है, 230 लैक्स की असेट आई और 30 लैक्स की लाइबिलिटी। XYZ कंपनी लिमिटेड पेड द परचेस कंसिडरेशन इशूइंग डिबेंचर, और जो हमने ये 220 लैक्स पे किए ना, हमने असेट अक्वायर की, पर्टिकुलर कंपनी को हमने परचेस किया, और वो परचेस करने के लिए जो पेमेंट करना था वो पेमेंट हमने डिबेंचर के थ्रू किया। हमने उनको डिबेंचर्स इशू किए, और बदले में हमको कैश नहीं मिली, हमको असेट एंड लाइबिलिटीज मिली। और हमने डिबेंचर कैसे इशू किए, 100 ईच एट 10% प्रीमियम। हमने 100 शेयर्स, सॉरी, हमने इतने नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिए, बट अमाउंट दे दी कि 220 लाख हमने पे किए, तो 220 लाख हमने पे करने के लिए कितने डिबेंचर्स इशू किए, 100, एक डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच, ऐसा हमने इशू किया। तो सबसे पहले एक्विजिशन की एंट्री पास करेंगे हम। इलस्ट्रेशन नंबर 35, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे हम। सबसे पहले हम एक्विजिशन की एंट्री पास करेंगे। तो देखो मेरे पास आई असेट, कितने की आई मेरे पास असेट, मैम 230 लैक्स की आपके पास असेट आई। मेरे पास आई लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे। लाइबिलिटीज आई 30 लैक्स की, मैंने पेमेंट किया, मेरे पास से पैसा गया,
किसके पास गया? PQR लिमिटेड को गया। तो टू PQR लिमिटेड मैंने पेमेंट किया, कितना किया? 220 लाख। बैलेंस तो हो ही नहीं रहा है, ये 220 प्लस 30 ये कितना हो रहा है मैम? 250 हो रहा है। बट आपके पास तो असेट सिर्फ 230 लैक्स की आई, मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरी क्या है? गुडविल है। मैंने वो कंपनी की गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट किया। गुडविल अकाउंट कितना आएगा? 20 लैक्स। और यहाँ पर लिख दो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या है? गुडविल। मैंने गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं करूंगी इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री। चलो करेंगे। क्या करेंगे हम? डिबेंचर का परसेंटेज दिया है क्या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्ट डायरेक्ट दिया है। तो लिखो। देखो, डिबेंचर्स हमने इशू किए अगेंस्ट PQR लिमिटेड के असेट के अगेंस्ट में हमने डिबेंचर इशू किए। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, राइट। पर अब हम बैंक से पैसा नहीं आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है? हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? हम किसको इशू कर रहे हैं? तो हम इशू कर रहे हैं PQR लिमिटेड को। तो PQR लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डिबेंचर किसे इशू हो रहा है? PQR लिमिटेड को इशू हो रहे हैं। टू PQR लिमिटेड को आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, टू डिबेंचर्स अकाउंट। और हम एज एट अ प्रीमियम कर रहे हैं, तो टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। और एक मिनट, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर नहीं आता, यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। तो PQR लिमिटेड को कितना पेमेंट कर रहे हो आप? ये 220 लैक्स का। PQR लिमिटेड को कितना पेमेंट हो रहा है? 220 लैक्स का, ठीक है। तो ये पेमेंट यहाँ पर आएगा 220 लैख। उसमें डिबेंचर्स कितने के रहेंगे? 200 के, और प्रीमियम 20, ठीक है। एट 10% प्रीमियम बोला तो ये 220 डिवाइडेड बाय अगर मैं 120 करूँ तो आ जाएगा आंसर। देख लेती हूँ एक बार। 220 डिवाइडेड बाय 120, नहीं, वेट, 220 डिवाइडेड बाय 110 आएगा। 100 एट प्रीमियम ऑफ 10 यानी 110 होते हैं, ठीक है। तो हमको पेमेंट कितना करना है? 220 लैक्स का। और एक कितने का है डिबेंचर हमारा? 110 का एट अ प्रीमियम, तो उसका आंसर आता है 2 लाख। 2 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच, और 2 लाख डिबेंचर ऑफ प्रीमियम 10 ईच। अब मुझे लगता है ये कैलकुलेशन अब आपको आते हैं। अभी बहुत डिटेल में हमने देख लिया। 35 इलिस्ट्रेशन वी हैव टू सॉल्व राइट नाउ। अभी तक हमने अनटिल नाउ हमने कितने सॉल्व कर लिए? 35 इलस्ट्रेशन। और ये जर्नल एंट्रीज हमने अभी तक बहुत डिटेल में देखी है, इसीलिए अब हम जब जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं तो हमको अब बहुत बाय हार्ट हो गया है कि कहाँ पे क्या आने वाला है, कहाँ पर क्या डेबिट होने वाला है, कहाँ पर क्या क्रेडिट होने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी आ गई तो जर्नल एंट्रीज तो मैम हम ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा वेटेज है, 10 to 12 मार्क्स का वेटेज है एग्जाम के अंदर, इसीलिए हम इतना स्लो और इतना डिटेल में ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे का सेशन जो है, आगे जो आगे का पॉइंट्स है या आगे के जो न्यू कंसेप्ट है वो नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू हमको बहुत डिले हो गया है, या बहुत टाइम लग गया इतना कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम जो नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के रिमेनिंग सम्स और आगे आपका सिंकिंग फंड मेथड और बहुत सारे टॉपिक्स है, वो सब हम अब आगे के सेशंस में देखेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टुडेज सेशन व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर, और डिबेंचर के रिलेटेड जो भी हमने 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए वो आप समझ रहे हो। घर पे जाने के बाद इन सबको गो थ्रू करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। सिर्फ मैम बता देंगे हम सॉल्व कर लेंगे और राइट डाउन कर लेंगे, ऐसा मत करो। जब तक कि खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कि आप
आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर डाउट आ रहा है, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ टूडेज सेशन। ठीक है, कोई डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली पिन मी। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।